नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अम्बेडकरनामा के 21वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 20 एपिसोड बन चुके हैं और कई साथियों ने लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, इस पे आप कुछ एपिसोड बनाइए। दोस्तों, मैं इस मौके पर सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मैं आज नौकरी छोड़ दूं और ये कोशिश करूं कि जीवन भर इसी काम में लगा रहूं, तो डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने में, लोहिया साहब को पढ़ने में, कर्पूरी साहब को पढ़ने में, पेरियार को पढ़ने में, ज्योतिबा फुले को पढ़ने में, मंडल साहब को पढ़ने में, कांशीराम जी को पढ़ने में, जगदेव बाबू को पढ़ने में, तो ये हम बनाते रहेंगे लेकिन मेरी उम्र कम पड़ेगी, जिंदगी कम पड़ेगी। तो इसीलिए मैं थीम वाइज आ रहा हूं, लेकिन चूंकि दोस्तों का डिमांड था इसलिए मैंने सोचा कि शिक्षा पे कुछ बात आज रखी जाए। तो साथियों, जो सबसे पहली बात है कि अगर अंबेडकर की जो राइटिंग्स है, 21 वॉल्यूम में राइटिंग्स है और 17 तक अंग्रेजी में है, 18, 19, 20 मराठी में है और 21वां वॉल्यूम उनके चिट्ठियों का संकलन है। यदि पूरी राइटिंग्स को उठाकर देखेंगे तो बार बार लगातार डॉक्टर अंबेडकर एक ही बात कह रहे हैं, नॉलेज इज पावर, कि ज्ञान ही शक्ति है। और ज्ञान कहाँ से आता है? अध्ययन से आता है। और अध्ययन के रास्ते क्या हैं? एक तो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, वो भी एक रास्ता है, लेकिन एक फॉर्मल सिस्टमैटिक एजुकेशन होता है जिसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तमाम हायर स्टडीज के पूरे मसले होते हैं। तो अगर आप राइटिंग्स को खंगालेंगे तो आपको जगह जगह, कई जगह लगातार बिखरे पड़े हैं उनके राइटिंग्स में। शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर और सेकेंडरी एजुकेशन तक उन्होंने, और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, तमाम चीजों के बारे में, सिलेबस के बारे में, तमाम चीजों के बारे में उन्होंने बात की है। अगर आप नटशेल में मैं बताऊं कि उनका जो पूरा आइडिया है एजुकेशन को लेकर, उन्होंने एक पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी 1945 में। अगर इसको देखना है कि इसमें उन्होंने क्या, उनका एजेंडा था, वो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, तो आप वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 429 से 41 और फिर पेज नंबर 444 से 46 आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या राय दिया था एजुकेशन को लेकर, उनकी पूरा अंडरस्टैंडिंग क्या थी। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वो पत्रकार हैं, लेखक हैं, टीचर हैं, वकील हैं, लीडर हैं, संगठन निर्माता हैं। तो उन्होंने, आप देखेंगे, कॉलेज खोले, विश्वविद्यालय खोले। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अभी भी आप जाकर देखेंगे तो वहां आपको विश्वविद्यालय मिलेंगे। मैं वहां एक बार लेक्चर देने गया था बाबा साहब की एक प्रोग्राम में। तो उनके नजर में शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और वो जो पूरा संघर्ष उन्होंने जीवन भर किया, वो कोई तोप और बंदूक से नहीं लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे, वो संघर्ष कर रहे थे अपने ज्ञान के बल पे, अपने तर्क के बल पे। इसलिए बार बार उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात रखी है। तो इसलिए उनको इस संदर्भ में भी पढ़ा जाना चाहिए। मैं शिक्षा पे एक थीम ही बनाऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में क्या कहा था, सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, सारी बात उन्होंने कही है। तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पे एक बढ़िया उम्दा किताब भी है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये मैं फोटो दिखाता हूं, ये है, ये देख लीजिए, ये फोटो है किताब की। इसका नाम है द एजुकेशन सोसाइटी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये डॉक्टर SN बुसी, BUSI साहब ने लिखी है और ये प्रकाशित हुई है, ये महाराष्ट्र से ही प्रकाशित हुई है, औरंगाबाद से ही प्रकाशित हुई है। जब मैं लेक्चर देने गया था तो उन्होंने मुझे ये उपहार दिया था। उन सब साथियों का शुक्रिया। तो इसको आप देख सकते हैं, एजुकेशन के बारे में बढ़िया एनालिसिस पॉइंट वाइज इसमें है। तो खैर, ओवरऑल शिक्षा, आप जब हम बात करते हैं तो कई भाषणों में मैंने भी कहा है और कई साथी कहते हैं और लिखते भी हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर ये बात कह रहे हैं
तो वो कौन से शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। यही भारत में उनको बाहर भी बैठने दिया जाता था, उनको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिली, भेदभाव भी हुआ। जब वो पढ़ के आए तो बड़ौदा में भी जब उनकी नौकरी मिली तो वहां भी भेदभाव हुआ। तो आखिर वो कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये पहले देखा जाना चाहिए कि उस शेरनी का दूध उसमें है कि नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा नॉलेज आया था, ज्ञान आया था, वो अमेरिका और इंग्लैंड के अध्ययन से, जो आदमी की जो पूरा रिसर्च हो रहा था उस समय 20वीं सेंचुरी में, व्यापक अध्ययन है उनका, डेप्थ और रेंज बहुत ज्यादा है। तो उनको जब तक इसलिए अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, बार बार वो कहते हैं कि अंग्रेजी इज कंपल्सरी, अंग्रेजी, इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी। तो अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो वो बात फिर बनेगी नहीं। एक और इंटरेस्टिंग सूचना मैं आपको साझा करता हूं कि उन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स भी बनाई थी, जिस पे अलग एपिसोड हम करेंगे। और ये 159 to 164 पेज नंबर, सेम वॉल्यूम 17 पार्ट 2, उसको आप देख सकते हैं कि राजनीति में जाने से पहले आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए और किस तरह की ट्रेनिंग ये भी देखने की जरूरत है। तो साथियों, ये पूरा पहले मैंने नेचर समझाया कि वो किस तरह के एजुकेशन चाहते थे और डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेकिन आज भारत में जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था रही है और आज जो हालात हैं, उसको समझे बगैर हम एजुकेशन के मॉडल को तैयार नहीं कर सकते हैं। आज क्या हालात है, आज स्कूल में स्लेट छीन लिए गए हैं अमूमन और प्लेट पकड़ा दिए गए हैं। वो खिचड़ी योजना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय मर रहे हैं, अनुदान कम हो रहे हैं, प्राइवेट निजीकरण हो रहा है, तमाम कुछ चल रहा है एक साथ। तो एक अपने आप में एक लंबा, एक बड़ा विमर्श और शोध का विषय है। तो वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आज मैंने एक दिलचस्प कहानी निकाली और मैं चाहता हूं कि पहले वो कहानी आप समझ लें, थोड़ा चाव लेकर, मजे लेकर उस कहानी को सुने। तब जब हम एजुकेशन में बात करेंगे तब आपको समझने में ज्यादा सहूलियत है। और ये कहानी है एक 20वीं सदी के बड़े व्यंगकार रहे, उनका नाम था हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 में हुआ था, अगस्त 1924, और देहांत जो है अगस्त 1995 में हुआ था। और ये पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा की स्तर दिलाया, विधा का दर्जा दिलवाया। तो इनकी एक कहानियों का संग्रह है जिसका नाम है निठल्ले की डायरी। तो निठल्ले की डायरी में एक कहानी है, इनका व्यंग्यात्मक कहानी है। वो कहानी है रिसर्च का चक्कर। मैं इस कहानी को आपके साथ साझा करता हूं, पढ़ता हूं, और इत्मीनान से आप इसको सुनिएगा। तब आपको भारत में उच्च शिक्षा शोध कैसे होता है, प्रोफेसर कैसे बनते हैं, डीन कैसे बनते हैं, वाइस चांसलर कैसे बनते हैं, इसका एक खाका आपके सामने आ जाएगा। तब हम लोग शिक्षा पे डॉक्टर अंबेडकर को जब पढ़ेंगे तो ज्यादा दिलचस्प होगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है, जरा इसको गौर से, ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा और मजे लेकर हंस हंस कर सुनिएगा। तो रिसर्च का चक्कर मैं शुरू करता हूं। हरिशंकर जी लिखते हैं कि काका के कहने पर रिसर्च करने लगा। एमए करने से नौकरी मिलने तक जो काम किया जाता है उसे रिसर्च कहते हैं। अर्थात दफ्तर जाने से पहले किया गया हरि स्मरण। दफ्तर जाने से पहले भगवान को जो प्रणाम करते हैं वही हरि स्मरण। इसलिए अधिकांश शोध प्रबंध विष्णु सहस्त्र नाम है। अर्थात इसलिए उसमें एक ही बात 1000 बार कही जाती है। खैर, एमए के बाद से ही रिसर्च करने की मेरी इच्छा थी, पर मेरे विभागाध्यक्ष मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध पहला दर्जा ले आया था। बात यह थी कि मेरा एक सहपाठी गुरुदेव को घर तक पहुंचाता था, बिस्तर लगाकर उन्हें लोरी सुनाता था। मैं सिर्फ चौराहे तक पहुंचाता था। उन्होंने सहपाठी को प्रथम श्रेणी का वर दिया था और मुझे द्वितीय श्रेणी का श्राप। पर किसी कारणवश श्राप और वर बदल गए। मैं प्रथम आया और मेरा सहपाठी द्वितीय आया। यही कारण था
कि मेरे गुरुजी मुझसे बहुत नाराज थे। अब गुरुजी नहीं रहे, गुरुजी का देहांत हो गया। उनके विरोधी सिंहगुट ने उन्हें अपने दल का अब वे नहीं रहे। उनके विरोधी सिंहगुट ने उन्हें अपने दल समेत निकलवा दिया था। उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना आ गए थे कि वो मृत्यु नहीं हुई थी, उनको नौकरी से निकलवा दिया था सिंहगुट ने। उनकी जगह डॉक्टर सक्सेना आ गए थे। मेरी दमित इच्छा जाग उठी कि फिर से शोध करूं। मैं दूसरे दिन डॉक्टर सक्सेना के बंगले पर पहुंचा। मैंने आचार्य को नमस्कार किया और अपना परिचय देने वाला ही था कि एक छात्र उठकर जबरन आचार्य के चरणों में मुझे पटक दिया। एक ने उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर लगा दी। मैंने अकबकाकर पूछा कि अरे क्या करते हो? तो एक छात्र ने समझाया, हम आपको नियम सिखा रहे हैं। इस कमरे में आचार्य जी सिर्फ छात्रों को प्रवेश देते हैं और यहां जो भी आता है उसे आचार्य को दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और उनके चरणों की रज धूल माथे पर लगानी पड़ती है। तुम देखते नहीं हो, भक्तों के लिए चरण रज हमेशा तैयार रखते हैं। आगे लिखते हैं कि अब मुझे बैठने की अनुमति मिल गई। मैंने कहा, गुरुदेव मैं रिसर्च करना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने प्रभाव डालने के इरादे से कहा, मुझ में ज्ञान पिपासा है, मैं गंभीर अध्ययन करना चाहता हूं। आचार्य जी बोले, तुम्हारी उम्र कम नहीं है, पर तुम में अभी भी स्कूली बच्चों की तरह ज्ञान के प्रति उत्साह है। यह प्रौढ़ मानस का लक्षण नहीं है, मैच्योर आदमी का लक्षण नहीं है। अच्छा, पहले बताओ तुम कौन जात हो? मैं चकरा गया। जाति सूचक उपनाम मैंने पहले ही छोड़ दिया था। मुझे लगा कि मैंने संविधान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया था। संविधान, नोट कीजिएगा, संविधान पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लिया था। मेरी उलझन देखकर आचार्य ने पूछा कि ब्राह्मण या कायस्थ? मैंने कहा, दोनों नहीं। उन्होंने पूछा, मगर तुम्हें कौन अच्छा लगता है, ब्राह्मण या कायस्थ? आगे गुरुजी कहते हैं कि यहां ब्राह्मणों ने अपना गुट बना रखा है जिसके नेता डॉक्टर शर्मा है। हमने भी अपना गुट बना रखा है, कायस्थ गुट। उसके नेतृत्व का भार मुझ पर है। अगर तुम ब्राह्मण गुट के प्रति निष्ठावान हो तो डॉक्टर शर्मा के पास जाओ, अगर नहीं तो फिर बात करेंगे। मैंने पूछा, गुरुदेव क्या कोई ब्राह्मण कायस्थ गुट में शामिल हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा, हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ, नोट कीजिएगा, स्वार्थ जाति और धर्म से ऊपर की निष्ठा है। स्वार्थ जाति और धर्म से ऊपर की निष्ठा है। मैंने पूछा कि उपकुलपति जी किस गुट की तरफ है? तो आचार्य ने कहा, उनकी मां कायस्थ थी और पिता ब्राह्मण, इसलिए वे कभी इधर झुकते हैं और कभी उधर। अब तुम अपना तय कर लो। मैंने कहा, गुरुजी, गुरुदेव मैं तय कर आया हूं। मैंने अपने सारे नाते तोड़कर सिर्फ आपसे संबंध रखा है। गुरुजी प्रसन्न हुए और बोले, पहले रिसर्च का अर्थ समझो कि रिसर्च क्या होता है। इसका अर्थ है फिर से खोजना, यानी
जो पहले ही खोजा जा चुका है उसको खोजना, उसे फिर से खोजना, यही रिसर्च कहलाता है। जो हमारे ग्रंथों में है उसे तुम्हें फिर से खोजना है। भारत के विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हमारे विरोधी गुट के हैं, उनके निष्कर्षों और ग्रंथों को तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि तब तुम्हारा कार्य रिसर्च न होकर सर्च हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय ज्ञान का विशाल कुंड है, जिसमें जितना ज्ञान भर सकता है भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है यह कुंड। इसमें अगर बाहर से और ज्ञान लाकर भरा जाएगा तो यह कुंड फूट जाएगा। हर अध्यापक और छात्र का यह कर्तव्य है कि उस कुंड में बाहर से ज्ञान जल न दें, वरना बांध टूट जाएगा और विनाश फैलेगा। ऐसे हर छेद पर उंगली रखो जहां से ज्ञान भीतर घुस रहा हो। मतलब यहां दिनकर भी मुझे प्रासंगिक लगते हैं कि दिनकर ने एक जगह लिखा है कि विश्वविद्यालय का आलम यह है कि प्रोफेसर इस फिराक में रहते हैं कि कहीं डर से या कहीं मुंह से या कलम से कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए कि विश्वविद्यालय के अधिकारी और राजनेता उनसे नाराज हो जाए। तो जिस विश्वविद्यालय के शोध और प्रोफेसर इस तरह से होंगे, वहां शोध की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। हम लोगों ने उल्टा ज्ञान पाया है। हमारे गुरुजी ने सिखलाया है कि जब तक नए सवाल नहीं खड़ा करोगे तब तक रिसर्च नहीं होगा। और रिसर्च खाली पुराने चीज को रखना नहीं है, उसकी व्याख्या करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं है, जो उस चीज में नहीं लिखा हुआ उसको भी पढ़ना है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। उसको ग्रे जोन को तलाशना है। कि मान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, तो 22 प्रतिज्ञा तो 22 लिखा हुआ है, लेकिन जो बातें उसमें नहीं कही गई हैं उसको पढ़ने का काम ही रिसर्च कहलाता है। उसको टेक्स्ट को आप रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए। जो छुपी हुई बात है कि जो स्कॉलर उस समय लिख रहा था, बोल रहा था, वो जो कह रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग को पढ़ना एक शोधार्थी का, एक इतिहासकार का काम होता है। तो हमारे गुरुजी ने तो हमें उल्टा सिखलाया। खैर, गुरुदेव की हर बात पर सारे छात्र कोरस में बोलते, हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं। मतलब गुरुजी लोग चमचागिरी सिर्फ चाहते हैं, वो क्रिटिकल माइंड का डेवलपमेंट नहीं है। हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, हम लोग उल्टा पढ़े। एनीवेज, फिर शोध पे चर्चा हुई। छात्रों से अपना अपना शोध पत्र पढ़ने के लिए कहा गया। पहले छात्र ने जो शोध पढ़ा वो सुनिए, दिलचस्प है। उस शोध का जो कंक्लूजन है वो यह था कि डॉक्टर शर्मा कार से कहीं घूमने गए थे, पत्नी और बच्चे भी थे। चौथे मील पर पेट्रोल खत्म हो गया, सब पैदल आए। फिर रात को डॉक्टर शर्मा नौकर के साथ पेट्रोल लेकर गए, तब कार लेकर आए। ये शोध पेपर था। सब हंसने लगे, तो मुझे हंसी नहीं आ रही थी। एक छात्र ने कहा, तुम्हें क्यों नहीं हंसी आ रही? तुम शुरू से ही अनुशासन भंग कर रहे हो। गुरुजी हंसे तो सब हंसो, गुरुजी रोए तो सब रो, कि अनुशासन भंग कर रहे हो। इस अवसर पे मैंने अपनी प्रतिभा दिखाई। मैंने कहा कि गुरुदेव, कार में वह जो स्त्री थी वो डॉक्टर की पत्नी ही थी या कोई और? सब चकित रह गए। आचार्य ने खुशी से गले लगा लिया, कहने लगे, वाह, इसे कहते हैं शोध प्रतिभा। यंग मैन, तुम असाधारण हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तुम्हें शोध कराकर मुझे गौरव मिलेगा। फिर आचार्य जी ने हम लोगों से कहा कि अब तुम लोगों को मैं विशेष विषय का काम दे रहा हूं। तुम जानते हो,
अभी इस राज्य में मुख्यमंत्री बदला है, तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर शोध करना है कि इसका विश्वविद्यालय पर क्या असर पड़ेगा। पता लगाओ कि किस अध्यापक के उनसे कैसे संबंध हैं, कौन लोग उनको अपना आदमी कहते हैं, कौन अभी तक अपने को पुराने मुख्यमंत्री का आदमी कहता है। देखो, यह भी पता करो कि उप कुलपति यानी वाइस चांसलर उनके कृपा पात्र हैं कि नहीं, और वे किन बातों से खुश होते हैं, मुख्यमंत्री किन बातों से खुश होते हैं। देखो, इस विषय पर बहुत ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसी पर तुम्हारी थीसिस की योग्यता निर्भर करता है कि ठीक से काम नहीं करोगे तो थीसिस नहीं पास होगा। तो परसाई आगे लिखते हैं, कहानी है कि मैंने सबसे अच्छा काम किया, सारी खबर लाकर गुरुजी को मैंने दी। वे खुशी से उछल पड़े और कहने लगे, नियम यदि बाधक न होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें डिलीट की उपाधि दिला देता। इतनी खुशी की बात है। कहानी शॉर्ट कर रहा हूं, बड़ी कहानी है, आप पेज नंबर बता दूंगा, आप पढ़ना। पान की दुकान की भी चर्चा है, तमाम है स्टोरी। आगे परसाई लिखते हैं कहानी में कि लेकिन डॉक्टर होना मेरी किस्मत में नहीं था। एक शाम आचार्य जी ने मुझे बुलाकर बंद कमरे में कहा, देखो, डीन की नियुक्ति होने वाली है, वह शर्मा का बच्चा फिर कोशिश कर रहा है, वह मेरा एकमात्र प्रतिद्वंदी है, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। उन्होंने जेब से एक थैली निकालकर मेरे हाथ में दी और कहा, इसमें गांजा है, इसे डॉक्टर शर्मा के घर में चुपचाप डाल देना और फिर किसी पब्लिक फोन से बिना अपना नाम बताए पुलिस को खबर कर देना। मैं एक क्षण तो खड़ा रहा, फिर गांजा टेबल पर फेंक कर फुर्ती से जो भागा सो आज तक नहीं गया। तो ये भारत के विश्वविद्यालयों और शोध का चक्कर है। इस कहानी को समझिए, और इसी के संदर्भ में जब शिक्षा पे हम बात करेंगे, आज भी जिस तरह से प्रोफेसर बनाए जाते हैं, रिसर्च कराए जाते हैं, हम जानते हैं, कुंजी गाइड लिख के भी लोग बनते हैं और प्लेगरिज्म करके भी, हेरा फेरी करके भी लोग बनते हैं। तो भारत में शोध और ज्ञान का ये हाल है। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा जाएगा कि उन्होंने आखिर क्या कहा था। साथियों, निठल्ले की डायरी कहानी संग्रह है, पेज नंबर 86 से 90 तक की कहानी है। आप जाइए, उसको पढ़िए और परसाई साहब को पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और अपने आसपास देखिए कैसे रिसर्च हो रहा है, कैसे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, शोध कैसे हो रहा है, तमाम ये देखने की जरूरत है। साथियों, अपने सीमित संसाधन में आपके पास ये बात रख रहा हूँ। इस काम में मेरी शोध सहयोगी है मेरी पत्नी शालिनी, और वो सब कुछ पढ़ के मुझे देती है, तो उसको मैं कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूँ, और टेक्निकल सपोर्ट मेरा बेटा ईशान ये करता है। तो जो कुछ पढ़ता हूँ आपसे साझा करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नौकरी करनी पड़ती है, मैं अपनी उम्र लगा दूं और ये बात आपसे करता रहूं, कम पड़ेगा। इसलिए जिंदा रहने के लिए नौकरी करनी होती है, इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन जब तक समय है कुछ ना कुछ दिलचस्प आपसे साझा करते रहेंगे। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, और जितने हमारे जो अम्बेडकरनामा में जो कहानियां आ रही हैं, जो इश्यूज हम ला रहे हैं, ये 21वां भाग है, अच्छा लगे तो उस पर समीक्षात्मक कमेंट लिखिए और मुझे थोड़ा समय दीजिए कि एक ही 20 मिनट 25 मिनट में मैं सारी कहानी नहीं कह सकता हूँ। मैं थीम बनाता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन पे बढ़ूंगा, फिर कैबिनेट मिशन पे बढ़ूंगा, फिर जाति के सवाल पे बढ़ूंगा, फिर किसान के सवाल पे बढ़ूंगा, शिक्षा के सवाल पे जाऊंगा। तो थीम बनाकर मुझे सीरीज में बात कहने दीजिए, तब उसका एक कोहेरेंस बनेगा और आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा मजा आएगा, समझ में आएगा। साथियों, अगर अच्छा लगे तो इस विमर्श को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं अगर आधा घंटा बोल रहा हूँ तो 5 मिनट आप शेयर करने में भी लगाएं और कमेंट उस पर जरूर लिखें। शुक्रिया साथियों। मैं सोशल मीडिया के अन्य मंच पे भी हूँ, आप फेसबुक पे मुझे देख सकते हैं, रतन लाल आप टाइप करें मिलेंगे, और फिर ट्विटर पे हूँ रतन लाल 72, और इंस्टाग्राम पे Dr.Ratan.Lal।
फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।